नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 3 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे आप एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रत्येक प्रश्न का आप सभी को जवाब देते हुए चलना है तथा लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना है कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। पहला और दूसरा प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा यहाँ पे। तो मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हेलो मेघालय नाम से जो है यह ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसका आप सभी लोग को जवाब देना है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 की बात हो रही है कि किससे इसको सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिगोबर्टा मेंचुटुम। इनका नाम इस प्रकार लिखाएगा, रिगोबर्ट नहीं है, इनका नाम सही से होगा रिगोबर्टा। तो रिगोबर्टा मेंचुटुम यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को वर्ष 2020 का गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो वह कौन सा अनुच्छेद है, वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन से मतलब यहाँ पे है संयुक्त बैठक से, ज्वाइंट सेशन जिसको हम बोलते हैं, उससे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल आपका 108। आप याद रखिएगा जो आर्टिकल 108 है इसी के तहत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तथा इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो संयुक्त बैठक है बुलाई तो जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1925। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। आप याद रखिएगा जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप याद देखिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है तथा यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो दिन होता है भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राज्य विधान परिषद सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह कितनी रखी गई है? अगर आपको राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 30 वर्ष। आप याद रखिएगा
राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 30 वर्ष रखी गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा भारत मंडपम, और इसी भारत मंडपम में ही मार्च 2024 के दौरान स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2004 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत का जो पहला डूबा हुआ संग्रहालय है यह हुमायूं के मकबरा जो है उसके परिसर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा के परिसर में भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है कि जो हुमायूं का मकबरा है यह कहाँ स्थित है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। संविधान हत्या दिवस के रूप में किस तारीख को चयनित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून। आप सभी लोग याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप सभी को याद होगा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसी कारण से इस दिन को जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है। तो इसके बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो काली मिट्टी है किसके उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल है? आपको बताना है कि जो काली मिट्टी है यह निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास की फसल के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काली मिट्टी होती है कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो जनगणना हुई थी 2011, इसका आदर्श वाक्य क्या था? आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसके बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व किया करिए तथा लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें बताया करिए कि इन 40 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसका आप सभी लोग को जवाब देना है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा
आंतरिक अशांति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर जो है भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। बाकी युद्ध के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बेहतरीन प्रश्न है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन की यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी के अलावा विटामिन सी भी आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो विटामिन आपके दो जो है विटामिन बी और सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, बस ए, डी, ई, के, ये सभी आपके जल और वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील आपका हो जाएगा विटामिन बी और सी। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। दोनों से ही प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसको घर का डॉक्टर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम के पौधे को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस के कजान शहर में। आप लोग याद रखिएगा यह लोकेशन, रूस के कजान शहर में हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ब्रिक्स कितने देशों का समूह है, तो ब्रिक्स में टोटल आपके 5 देशों से मिलकर यह ब्रिक्स बना है, BRICS। तो बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर बनाते हैं ब्रिक्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो हाल ही में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है 16वें नंबर का, यह कजान यानी कि रूस में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की जो सीमा थी उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपए। तो आप याद रखिएगा, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा है वह 20 लाख रुपए हो गए, यानी कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक ऋण आपको मिल सकता है इस योजना के तहत। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने में सहायता करता है। बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो दो अस्थियों को जोड़ने में सहायता करता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट, जिसको हिंदी में हम स्नायु कहते हैं। यह जो है दो अस्थियों को जोड़ने में सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लिगामेंट। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः अंतः मिश्रण क्या कहलाता है। बेहतरीन प्रश्न है आपके साइंस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विसरण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः अंतः मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसको हम विसरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयंती पटनायक। ये नाम आपको याद रखना है। जयंती पटनायक जो थी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री का नाम आपको बताना है कि कौन थी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री का नाम क्या था, तो इनका नाम था नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नरगिस दत्त थी ये राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री बनी थी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछा गया कि कौन था। बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो आप लोग याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था यह अंतिम वायसराय भी था और इसके अलावा यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये शब्दों का खेल है। प्रश्न को बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। तो यहाँ पे भारतीय की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ह होगा, ग नहीं होगा। तो बेनेगल नरसिंह राव जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि हाल ही में 2 अक्टूबर को 2024 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 155वीं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोहर देवी वासिम नामक स्थान है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो आप याद रखिएगा पोहर देवी यह महाराष्ट्र के वासिम में पड़ता है। यहीं पे जो है इस संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के अंतर्गत पहला भूमि दान कहाँ प्राप्त किया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो यह जो भूदान आंदोलन था इसकी शुरुआत करी गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो इसी भूदान आंदोलन के अंतर्गत जो है पहला भूमि दान प्राप्त किया था पोचमपल्ली में। यह उस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता था पोचमपल्ली। तो यहीं पे जो है पहला भूमि दान प्राप्त किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव जल किस तापमान पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है। बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि जो द्रव जल होता है यह किस तापमान पर अधिकतम जो है घनत्व दर्शाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी को देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 277 केल्विन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो द्रव जल होता है यह 277 केल्विन तापमान पर जो है अधिकतम घनत्व दर्शाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम सेल्सियस की बात करें तो इसको हम
4 डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं। 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है द्रव जो है अधिकतम घनत्व दर्शाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 277 केल्विन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप लोग याद रखिएगा, किसी परमाणु का जो प्रथम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह 2 हो सकती है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित नहीं किया जाता है? भारत और अमेरिका के मध्य इसमें से कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित नहीं किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, युद्धाभ्यास यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। तो यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। वज्र प्रहार होता है, मालाबार एक मल्टीलेटरल बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें अमेरिका भी होता है और भारत भी होता है, तो ये भी सही आपका हो जाएगा। लेकिन वरुण जो एक्सरसाइज है यह भारत और अमेरिका के मध्य नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो होता था किस अंग का आभूषण हुआ करता था? यहाँ पे निष्क की बात हो रही है कि यह जो है किस अंग का आभूषण हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में? तो यह जो है गले का आभूषण होता था निष्क, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गले का आभूषण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह पहला मुस्लिम शासक था दिल्ली का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आप लोग को बताना है कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन किस वर्ष में किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1896 में। आप लोग याद रखिएगा, जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे इनका जो आयोजन था 1896 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1896 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बांग्लादेश का यहाँ पे नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल पूछा गया है कि कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कबड्डी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कबड्डी है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपर मॉम किस खिलाड़ी का उपनाम है? आपको बताना है कि जो सुपर मॉम है यह किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम का। आप लोग याद रखिएगा, मैरी कॉम को हम सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पीटी उषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम क्या है? तो उड़न परी जो है इनका उपनाम है पीटी उषा का। ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम की यहाँ पे बात हो रही है कि यह किस स्थान पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप विजेता देश का आपको नाम बताना है कि जो पहला क्रिकेट विश्व कप था यह किस देश ने जीता था? इसका जवाब आप सभी लोग को देना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो क्रिकेट विश्व कप था इसको जीता था वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे 50 ओवर के विश्व कप क्रिकेट की बात हो रही है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रबर बोर्ड का यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल के कोट्टायम में। ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। केरल में यह जगह आपको मिलेगी कोट्टायम, यहीं पे रबड़ बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं आपके बेंगलोर में जो है, बेंगलोर में कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है। वहीं कोलकाता में आपका चाय बोर्ड का मुख्यालय है। वहीं गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपका तमिलनाडु बोर्ड का मुख्यालय है। जो ऑप्शन डी आप देख पा रहे हो गुंटूर, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है तथा गुंटूर में तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। लास्ट के सेशन के दो प्रश्न आपके सामने हैं। करनाल बंट जो रोग होता है यह किस फसल में लगता है, आपसे पूछा गया। करनाल बंट रोग किस फसल में लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं का यह रोग है करनाल बंट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं में यह रोग देखने को मिलता है जिसका नाम है करनाल बंट। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 40 बेहतरीन प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।